मैंने बड़ी मुश्किल से दुबई जाने के लिए पैसे इकट्ठे किए, मगर अचानक मेरी बीवी बीमार हो गई। डॉक्टर ने बताया उसे कैंसर है और ऑपरेशन पर 10 लाख खर्चा आएगा। मैंने बीवी को घर छोड़ा और रात को चुपके से दुबई निकल गया। मैंने सोचा अब बीवी मेरे किसी काम की नहीं रही, 5 साल बाद आऊंगा, बीवी और बच्चे मर गए होंगे। मैं दुबई में ऐश करता रहा। जब 5 साल बाद घर आया तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि अरे तू अभी तक यूं ही बिस्तर पर पड़ी है। तुझे कितनी मर्तबा कहा है कि मेरे आने से पहले गरम गरम रोटी तवे पर डाल दिया कर। एक तो थका हारा काम से घर आता हूँ, होटल से भी कुछ लेकर नहीं खाता, और तू है कि तुझे मेरी फिक्र ही नहीं। जब देखो बिस्तर पर पड़ी रहती है। ये नहीं कि शोहर घर आ रहा है, उसके लिए कुछ खाना ही बना दूं। असद मारे गुस्से के भरा हुआ उसके सर पर खड़ा था, मगर फरीदा को तो इस कदर तेज बुखार था कि वो अपने मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसका चेहरा बुखार की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था और लब कप कपा रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। असद की आज ठेकेदार ने बहुत बेइज्जती की थी और वो उधर से ही बुलबुलाया हुआ घर में दाखिल हुआ था। एक तो इस कदर शदीद गर्मी थी कि प्यास से उसकी बुरी हालत थी। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ घर की जानिब चल रहा था। रास्ते में कोई रिक्शा भी नहीं पकड़ सकता था कि अगर रिक्शा ले लिया तो घर में लकड़ियां कैसे जलेंगी। जब तक घर पहुंचा, प्यास से बुरा हाल हो चुका था। घर में दाखिल होते ही उसने सबसे पहले सहन में रखे हुए कच्चे मिट्टी के घड़ों को देखा। पास ही स्टील का गिलास पड़ा था। उठाकर फौरन घड़े को उल्टा किया था कि पानी पी सके, मगर ये क्या, घड़ा तो बिल्कुल खाली था। ये देखकर तो वो मजीद तप चुका था। कैसी औरत थी ये फरीदा, जिसने अभी तक घड़ा ही नहीं भरा था। वो गुस्से से बिलबलाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और जोर से गिलास फर्श पर दे मारा। बच्चे जो अम्मा के इर्द गिर्द बैठे थे, सहम कर कांप उठे थे, जबकि फरीदा यूं ही बेसुध सी बिस्तर पर पड़ी थी। शोर की आवाज सुनकर तो उसका दिल भी दहल चुका था, मगर हिम्मत कहाँ थी कि कुछ बोल पाती। असद उसे बातें सुनाई जा रहा था, उसे लापरवाह और कामचोर बीवी जैसे अल्फाज से नवाज रहा था, मगर वो तो जैसे बेहोशी की हालत में ये सब कुछ सुनती जा रही थी। वो खुद ही सहन में आया और नलके से पानी निकालकर पीने लगा। अभी तक फरीदा अपने बिस्तर से नहीं उठी थी और ये बात उसे मजीद आग बगोला कर रही थी। वो वहीं सहन में खड़ा अपने सर पर ठंडा पानी डालते हुए चिल्लाया था। वो गाली देते हुए कहने लगा कि अगर अगले 1 मिनट में उठकर तूने मुझे खाना ना दिया तो देखना मैं तेरा हशर क्या करता हूँ। असद की बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 9 साल थी, बाप की ये धमकी सुनकर रोने लगी थी। अव्वल तो बच्चों में इतनी हिम्मत ना थी कि वो बाप के सामने कुछ बोल सकते। एक माँ ही का उन्हें आसरा था। जब भी बाप माँ से लड़ता तो वो माँ के पीछे छुप जाया करते थे। फिर जब तक बाप सो न जाता वो जगह से हिलते भी न थे। पहली मर्तबा उसकी बड़ी बेटी कौसर फौरन भागकर बाप के पास आई और कहने लगी कि अब्बा, अम्मा को कुछ मत कहो, अम्मा ने कुछ नहीं किया, मैं रोटी बनाकर दे देती हूँ, उन्हें बड़ा तेज बुखार है, सुबह से वो यूं ही लेटी हैं, उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ना ही पानी पिया है। आप अम्मा से गुस्सा ना हो, उनके लिए कोई दवा ले आए। ये सुनकर असद ने घूर कर अपनी लड़की को देखा। कहने लगा, तेरी बड़ी जुबान चलने लग गई है। तेरी माँ को कोई बुखार नहीं है, बस मौसमी बुखार है, और इसको भी इसने सर पर सवार कर रखा है। अरे घर में करती क्या है, ये छोटा सा तो घर है, कच्चा सहन है, इसने कभी झाड़ू तक नहीं लगाया, सारा वक्त घर में बैठी रहती है, एक खाना वक्त पर बनाकर देना होता है, इस पर भी इसके इतने नखरे होते हैं। वो बोले जा रहा था, जबकि कौसर फौरन किचन में चली गई। देखा तो सिर्फ इतना ही आटा बचा था कि 2 रोटियां बन पाती। आज तक उसने रोटी नहीं बनाई थी, मगर आज बनाना जरूरी थी, वरना उसका बाप फसाद खड़ा कर देता। कौसर ने छोटे छोटे पेड़े उठाए और रोटी बनाने लगी। रोटी तवे पर डाली तो उसे याद आया कि अभी तक तो उसने आग ही नहीं जलाई थी। बाहर असद गुस्से से कौसर पर चिल्लाया था कि मनहूस मारी, तू भी अपनी माँ की तरह हर काम लेट ही करती है। अभी तक तुझसे एक रोटी नहीं बनाई गई। मैं यहाँ भूख से तड़प रहा हूँ। तुम लोगों के लिए सारा दिन बाहर खज्जल खुआर होता रहता हूँ और तुम लोग मुझे वक्त पर खाना तक नहीं दे सकते। कौसर की आंखों से तो आंसू निकल आए थे। उसने बनाई हुई कच्ची रोटी को दोबारा वापस प्लेट में रखा और लकड़ियों से आग जलाने लगी। मिट्टी का तेल भी खत्म हो चुका था, आग जल नहीं रही थी।
الٹا धुआं ही धुआं हो रहा था। पूरा घर धुएं से भर गया तो असद की आंखों से भी धुएं की करवाहट से पानी आ चुका था। वो गुस्से से भरे हुए शेर की तरह किचन में दाखिल हुआ और अंधेरे में ही कौसर को थप्पड़ मारने लगा। वो बेचारी उस जलते बुझते चूल्हे में ही जा गिरी थी। उसकी कमर और बाजू जल चुका था, मगर वो इसके बावजूद फौरन खुद को सहलाती हुई उठकर एक जानिब हो गई। असद खुद ही लकड़ियों को जलाकर उस पर रोटी बनाने लगा और कौसर को गालियां देते हुए कहने लगा कि दफा हो जाओ यहाँ से, एक काम नहीं कर सकती, बस फरमाइशें करवा लो तुम लोगों से। कौसर रोती हुई वापस अपनी माँ के पास आ गई और दबी दबी सिसकियों से रोने लगी। उससे छोटे उसके 3-4 बहन भाई उसके पास बैठे रो रहे थे, इसलिए छोटी 7 साला रिमशा ने जब उसके कंधे और कमर से जले हुए कपड़े देखे तो परेशान सी हो गई। जैसे ही असद किचन से रोटी बनाकर बाहर आया और खुद मजे से बैठकर खाने लगा, तब वो किचन में गई और घी लाकर कौसर के जख्मों पर लगाने लगी। कुछ ही देर बाद बड़ी मुश्किल से फरीदा धीमी आवाज में पानी मांगने लगी। कौसर ने जब ये सुना तो उठकर बाहर गई और पानी लाकर माँ के लबों को लगाया। पानी पीकर फरीदा को थोड़ी बहुत ताकत मिली थी। उसे शदीद कमजोरी महसूस हो रही थी। असद खाना खाकर वहीं चारपाई पर लेट चुका था। उसके पास आधी रोटी बची पड़ी थी। भूख तो बच्चों को भी लगी थी, मगर माँ की ये हालत देखी तो बच्चों ने वो रोटी लाकर माँ को खिलाना शुरू कर दी। खाना खाकर फरीदा की आंखें कुछ खुली थीं। बुखार की शिद्दत भी कुछ कम हुई थी तो उसने कौसर को एक नजर देखा था। उसका वजूद झुलसा हुआ था। उसने बच्चों से दरियाफ्त किया तो कुछ देर पहले जो कुछ हुआ था बच्चे वो सब माँ को बताने लगे। फरीदा को तो गुस्सा आ चुका था। वो कहने लगी कि ये बाप है या हैवान, कोई जानवर भी अपने बच्चों के साथ ये सलूक नहीं करता। मुझ पर ना सही, कम से कम अपने बच्चों पर तो रहम कर लिया करो। फरीदा को बोलता सुनकर असद एक मर्तबा फिर से चिल्लाने लगा। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी और बच्चे एक तरफ बैठे रो रहे थे। असद कहने लगा कि जब मुझे खाना बनाकर देने का वक्त था तब तो तू मरी पड़ी थी, और अब जब मैं खुद ही खाना बनाकर खा चुका हूँ और अब तुम में जान आ गई है। फरीदा रोने लगी थी। कहने लगी तुम मुझे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? न जाने मुझे क्या होता जा रहा है। मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। न मेरी आंखें खुलती हैं और ना ही मुझसे कोई काम होता है। तुम मेरा इलाज करवाओगे तो ही मैं तुम्हारे काम कर पाऊंगी। असद खामोशी से वहां से निकल चुका था। उसे सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब था। बीवी बच्चों से तो उसे कोई सरोकार ही ना था। बच्चे पैदा करके तो जैसे उसने फरीदा पर एहसान एहसान ही किया था, जो एक वक्त का खाना लाकर दे देता उस पर भी वो उन्हें बातें सुनाया करता था और बच्चे रोते सिसकते हुए वो खाना खा लिया करते थे। फरीदा की तबीयत बेहद खराब हो रही थी। ये देखकर असद को भी उस पर तरस आने लगा। एक रोज उसे कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें बड़े डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, ताकि पता तो चले कि आखिर तुम्हें कोई बीमारी है या तुम सिर्फ ड्रामेबाजियां करती हो। फरीदा का दिल कटकर रह चुका था। वो शोहर के साथ डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने जो हालत फरीदा की देखी और फिर चंद सवालात करने के बाद कुछ टेस्ट लिखे तो उनकी रकम काफी ज्यादा थी। असद ने तो हाथ उठा दिए थे। कहने लगा मेरे पास इतनी रकम नहीं जो मैं तुम्हारे ऊपर लगाता फिरूं। तुमने गले में जो सोने का लॉकेट पहन रखा है वो ही उतार कर दे दो, बेचकर तुम्हारे टेस्ट करवा लूंगा। वो लॉकेट फरीदा की मरहुमा माँ की निशानी थी, मगर अब क्या हो सकता था। वो अस्पताल में मौजूद थे, इसलिए उसने वो लॉकेट उतार कर अपने शोहर को दे दिया, जिसे बेचकर फरीदा के टेस्ट करवाए गए। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो फरीदा घर पर ही मौजूद थी। असद खुद ही मजदूरी करने के बाद डॉक्टर से रिपोर्ट लेने गया था। तब डॉक्टर ने जो बात उसे बताई वो सुनकर वो एक पल को साकित रह गया था। डॉक्टर कहने लगा कि फरीदा को कैंसर है, आपको जल्द से जल्द इसका इलाज करवाना होगा, वरना इसकी जान को खतरा हो सकता है और फिर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। तमाम हिदायत सुनने के बाद डॉक्टर ने उसे दवाइयों की पर्ची दे दी थी। वो सारी दवाएं कमोबेश 15 से 20 हजार के दरमियान की थी। उसने डॉक्टर से दवाइयों की पर्ची ले ली और अस्पताल से बाहर निकल आया। एक पल को तो उसका वजूद कांप गया था। भले ही वो जरा गुस्से का तेज था और फरीदा को बातें सुनाया करता था, मगर जो भी था वो उसकी बीवी थी। जिंदगी के 11 साल उसने फरीदा के साथ गुजारे थे। शक्ल सूरत की भी बड़ी अच्छी थी, मगर जब से ये बीमारी लगी थी उसका रंग और खूबसूरती खत्म हो गई थी। वो काफी कमजोर और हर वक्त बुझी बुझी सी रहने लगी थी।
पहले जैसी रौनक उसके चेहरे पर नहीं रही थी और वैसे भी जिस गुर्बत की चक्की में वो पिस रहे थे, ऐसी हालत में भला किसे प्यारो मोहब्बत और इत्तेफाक याद रहता है। बहरहाल डॉक्टर ने जो इलाज का बिल बनाकर दिया था, अगर असद अपने घर को बेच देता, अपनी सारी जमा पूंजी बीवी का जेवर तक लगा देता, फिर भी कैंसर का इलाज नहीं करवा सकता था। दवाइयों के खर्चे अलग थे। ये सोच सोचकर असद एक नतीजे पर पहुंचा। उसने रिपोर्टों को रास्ते में फाड़कर फेंक दिया और खुद घर चला आया। घर आया तो फरीदा उसी के इंतजार में बैठी थी। आज उसकी तबीयत कुछ बेहतर थी तो उसके आने से पहले ही खाना तैयार कर दिया था। असद घर आया तो फरीदा ने सबसे पहले उसे गर्मा गर्म खाना दिया और कहने लगी कि घर का सौदा सलफ खत्म हो चुका है, तुम कल राशन ले आना। असद खामोशी से उसकी हर एक बात सुनता रहा। जब असद कुछ ना बोला तो फरीदा खुद ही कहने लगी कि आज मेरी रिपोर्ट्स आनी थी, क्या आया है उन रिपोर्ट्स में, या तुम अस्पताल गए ही नहीं। ये सुनकर उसने एक नजर फरीदा को देखा और कहने लगा, तू मुझे सुकून से रोटी खाने देगी या नहीं? घर आते ही सवाल करना शुरू कर देती है। अभी मैं खाना खा रहा हूँ। फरीदा की जुबान पर तो वहीं ताला लग चुका था। वो खामोशी से उसके पास बैठी अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। बच्चे भी सहन में खेल रहे थे। इसी इंतजार में थे कि अब्बा खाना खाकर जो बचाएगा वो हम अम्मा के साथ मिलकर खा लेंगे। मगर तभी खाना खत्म करने के बाद असद कहने लगा कि डॉक्टर ने कहा है कि तुझे मलेरिया हो गया है। ये छोटी सी शीशी तुझे पीने को दी है। वो कह रहा था कि एक ही सांस में बगैर पानी के पी लेना, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। फरीदा ने भी सुख का सांस लिया था कि शुक्र है कोई बड़ी बीमारी नहीं निकली। असद ने अपनी जेब से मलेरिया की दवाई निकाली और निकालकर फरीदा को दे दी और कहा कि ये पी लेना। उसने भी खामोशी से सर हिलाया। कई रोज से असद अपने एक दोस्त के साथ मिलकर दूसरे मुल्क जाने के चक्रों में था। किसी ने उसे बताया था कि एक एजेंट दुबई में मजदूरों को भेज रहा है, वहाँ पर बहुत काम है और उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। उसने अभी तक फरीदा को कुछ नहीं बताया था। यही सोचा था मुकम्मल हो जाएगा तभी बीवी को बताएगा। मगर अब जब उसने फरीदा की इस बीमारी के बारे में सुना तो उसने बताने का फैसला तर्क कर दिया। उसके पास जो भी जमा पूंजी थी वो सब उसने अपने दोस्त के पास रखवा दी थी और जो भी कमा रहा था उसमें से ज्यादातर रकम अपने दोस्त के पास ही रखवाता रहा ताकि दुबई जाने के लिए कुछ रकम अपने पास रख सके। उसका टिकट और वीजा दोनों ही फ्री थे। एक शाम जब वो परेशान हाल था अपने दोस्त के यहाँ गया तो वहीं से ये खुशखबरी मिली कि उसकी नौकरी दुबई में लग चुकी है और अब चंद रोज तक उसने दुबई जाना है। ये सुनकर असद की खुशी की कोई इंतहा न रही। घर में राशन खत्म था। उसने फरीदा को थोड़ा बहुत राशन लाकर दिया था। कहने लगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम इसी पर ही गुजारा करोगी। मजबूरन फरीदा भी चुप हो जाती कि शोहर के पास जब रकम नहीं है तो भला क्यों वो अपने शोहर को तंग करती रहे। वो खुद भूखी रह लेती और अपने बच्चों को आधी आधी रोटी करके खाने को दे दिया करती थी ताकि वो भूखे ना रह सके। एक रोज सुबह सुबह असद उठा। वो बड़ा ही खुश था। कपड़े पहने तैयार हुआ। फरीदा उसे गौर से देख रही थी। कहने लगी, क्या बात है असद, आज तुम बड़े तैयार हो रहे हो, ऐसे तो तुम कभी ईद पर भी तैयार नहीं होते। ये सुनकर असद कहने लगा, आज ठेकेदार ने हमें दावत पर बुलाया है, इसलिए हम पहले दावत खाएंगे, उसके बाद काम करेंगे। फरीदा खुश हो गई। फिर कहने लगी कि मेरे और बच्चों की तरफ भी ध्यान कर लेना। घर में राशन बिल्कुल खत्म है। आज रात आप राशन लाओगे तो ही हम पेट भरकर खाना खा सकेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे आज रात भूखे सो जाएं। ये सुनकर असद कहने लगा कि फिक्र ना कर, मैं आज राशन लेकर आऊंगा। ये सुनकर फरीदा मुतमईन हो गई, मगर न जाने क्यों उसे दाल में कुछ काला सा लग रहा था। बहरहाल असद ने एक नजर फरीदा पर डाली और फिर बच्चों को देखा। वो घर से बाहर निकल चुका था। बच्चे यही समझ रहे थे कि अब्बा मजदूरी करने गया है। फरीदा का भी यही अंदाजा था कि शोहर शाम को राशन ले आएगा, मगर उसे कहाँ खबर थी कि उसका शोहर तो उसे हमेशा के लिए छोड़कर दुबई जा चुका है। असद अपने दोस्तों के हमरा दुबई जा चुका था, मगर उधर रात हो चुकी थी। हर सू अंधेरा फैल रहा था और असद अभी तक घर नहीं आया था। बच्चों ने दिन से कुछ नहीं खाया था। भूख से उनकी बुरी हालत थी। बार बार अम्मा से सवाल करते, अब्बा कहाँ रह गया है, पहले तो कभी इतनी देर नहीं लगाता,
मगरिब की आजानों से पहले घर आ जाया करता था। फरीदा अभी परेशान थी, तबीयत भी उसकी बड़ी खराब हो रही थी। बार बार खांसते हुए वो गली से बाहर झांक कर देखती। उसके साथ काम करने वाले सभी मजदूर जो इस गांव में रहते थे वो तो वापिस आ चुके थे, मगर आज न जाने असद कहाँ रह गया था। उसकी तो कोई खबर ही ना थी। मजबूरन रात को बच्चों को भूखा ही सोना पड़ा। बच्चे तो भूख से सो गए, जबकि फरीदा के जहन में कई सवाल उठ रहे थे। आज से पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था कि असद घर न आया हो। पहले तो उसे ये परेशानी हुई कि कहीं असद को कोई नुकसान न पहुंचा हो, मगर जब उसने पड़ोस के शफीक भाई से पूछा कि असद कहाँ है, वो काम से घर वापस नहीं आया, तो वो कहने लगा, पता नहीं, वो तो कल भी काम पर नहीं आया था, बल्कि वो तो काम छोड़कर जा चुका है। वो कह रहा था कि मुझे एक और जगह अच्छा काम मिल गया है। ये सुनकर तो फरीदा के हाथ पांव फूल गए थे। आखिर उसका शोहर कहाँ जा सकता है। बच्चे भूख से बिलक रहे थे। उसने पड़ोस से बच्चों के लिए कुछ खाना मांगा तो पड़ोस की औरत ने उसे खाने के लिए कुछ दे दिया। उसने थोड़ा बहुत खुद खाया और बाकी अपने बच्चों में तकसीम कर दिया, मगर उसे परेशानी हो रही थी कि आखिर असद कहाँ जा सकता है। वहीं दूसरी जानिब दुबई में असद की अच्छी नौकरी लग चुकी थी। वो तो वहां पर मजदूरी कर रहा था। वहां पर उसे कम मेहनत पर ज्यादा पैसे मिल रहे थे। वो खुश था। उसके पास अच्छी खासी रकम आ रही थी, जबकि यहाँ उसके बच्चे भूख से बिलक रहे थे। बच्चों की भूख से ये हालत हो गई कि पड़ोस के जिस घर से भी खाने की खुशबू आती वो उस घर में झांकने लगते कि शायद ही किसी को उनकी शक्लों पर रहम आ जाए और तरस खाकर वो कुछ खाने के लिए दे दे। कुछ लोगों को उन बच्चों के मैले और फटे कपड़े देखकर तरस आ जाता। वो उनको खाने के लिए कुछ दे देते, वरना उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। फिर एक दिन फरीदा को उसके शोहर के एक दोस्त ने बता ही दिया कि उसका शोहर दूसरे मुल्क जा चुका है और वहाँ पर अच्छी नौकरी कर रहा है। बीवी बच्चों से तो उसने हर ताल्लुक ही तोड़ दिया था और कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनकर फरीदा बहुत रोई थी कि उसके शोहर ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। उसे कैंसर था और ये बात तो अभी उसे मालूम ही नहीं थी। उसे अपने बच्चों का मुस्तकबिल स्याह नजर आने लगा था। भला वो अकेली अपने बच्चों का पेट कैसे पाल सकती थी, कैसे उनकी जिम्मेदारियां उठा सकेगी। उसे अपने शोहर से नफरत महसूस हो रही थी। वक्त गुजरता गया और यूं 5 साल मुकम्मल हो गए। दुबई में असद अपने बीवी बच्चों को भूल चुका था। उसने सोचा था जब घर जाऊंगा बीवी बच्चे मर गए होंगे और मैं दूसरी शादी कर लूंगा। 5 साल मुकम्मल हुए तो उसके बॉस ने पुराने वर्कर्स को शक की बुनियाद पर निकाल दिया था, जिसमें असद भी शामिल था। उसके जहन में फरीदा का चेहरा आने लगा था। अब तक तो फरीदा मर चुकी होगी और न जाने उसके बच्चे कहाँ गलियों में भटक रहे होंगे, जिंदा भी होंगे या नहीं। बहरहाल उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो 5 साल बाद पाकिस्तान लौटा तो सीधे अपने घर आ गया, मगर वहां उसे जो मंजर दिखाई दिया, उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। क्या ये उसका घर था? उसका घर तो कच्चे सहन वाला था, मगर यहाँ तो फर्श पर मार्बल लगी हुई थी। सामने बड़ा ही खूबसूरत फूल और पौधों से सजा सहन था। सामने बहुत सिलाई मशीनें पड़ी थी। हर मशीन के आगे कुर्सी पड़ी थी। वहाँ पर गांव की 15 से 20 बच्चियां बैठी हुई सिलाई सीख रही थीं। सामने कुर्सी पर फरीदा बैठी सबको हिदायत दे रही थी, जबकि वहीं सैन में एक जानिब कालीन पर कुछ लड़कियां बैठी सिलाई कढ़ाई का काम कर रही थीं। फरीदा जवान बच्चियों में मगन थी। दरवाजे पर खड़े अपने शोहर को देखा तो पलके झपकना ही भूल गई थी। असद चलता हुआ फरीदा के पास आया और कहने लगा कि फरीदा, तुम जिंदा हो, तुम मरी नहीं हो। तुम्हें तो कैंसर था। मैंने सोचा था कि तुम मर चुकी होगी। अगले ही पल जन्नाटेदार थप्पड़ असद के चेहरे पर लग चुका था। गांव की सारी लड़कियां उस जानिब देखने लगी थीं। फरीदा कहने लगी, क्यों आए हो तुम वापस? दफा हो जाओ इस घर से। तुम मर्द नहीं हो बल्कि ना मर्द हो, और अब दोबारा यहाँ पर कदम मत रखना, वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा हमसे। असद तो बुखला चुका था। क्या ये वही फरीदा थी जिसे वो बीमारी की हालत में छोड़कर गया था? बीवी को इस हाल में देखकर उसे परेशानी सी होने लगी थी। वो बीवी से माफी मांगने लगा, कहने लगा कि मेरी बात तो सुनो, मैं तुम लोगों के लिए बहुत कुछ लाया हूँ। मैं तो तुम लोगों के लिए बाहर गया था। मगर फरीदा ने हाथ उठाकर चुप करवा दिया। कहने लगी कि मेरा और मेरे बच्चों का तुम्हारी जात से कोई वास्ता नहीं है। उनके घर से शोर की आवाजें सुनकर
محلے والے بھی اکٹھے ہو چکے تھے۔ جب اسد کو وہاں دیکھا تو ہر کوئی اسد پر لان تان کرنے لگا اور دھکے دے کر اسے گاؤں سے باہر نکالنے لگا۔ سب کہنے لگے کہ خبردار، جو تم نے فریدہ کو دوبارہ ڈرانے دھمکانے یا اس کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش بھی کی۔ اسد تو سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ اب گاؤں والوں سے پتہ چلا کہ اس کے جانے کے بعد فریدہ نے اپنے بچوں کی خاطر لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے۔ وہ اس قدر اچھی سلائی کرتی تھی کہ گاؤں کی لڑکیاں اس کے پاس کپڑے سلائی کڑھائی سیکھنے آنے لگیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک کپڑے سلائی والی ادارے کی میڈم اس کے پاس آئی اور اسے اپنے ادارے میں سلائی کڑھائی سکھانے والی ٹیچر کے طور پر رکھ لیا۔ وہ ہفتے کے 6 دن وہاں پر سکھاتی اور پھر اتوار والے دن گاؤں کی بچیوں کو سلائی کڑھائی سکھایا کرتی۔ اس کے بچے بڑے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے۔ رہی بات فریدہ کے کینسر کی، تو وہ خود بخود ہی اس کے جسم سے ختم ہو چکا تھا۔ جس قدر بھوک اور افلاس اس نے کاٹی تھی، اس کے جسم میں موجود کینسر کے سارے جراثیم خود ہی ختم ہو چکے تھے۔ اس کے بچوں نے جھولیاں اٹھا اٹھا کر اپنی ماں کو دعائیں دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تکلیف کو صحت میں بدل دیا تھا، اور اب اسد پچھتا رہا تھا۔ دوبارہ دبئی جانے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کی نوکری ختم ہو چکی تھی۔ وہ اکثر کام میں ہیرا پھیری کیا کرتا تھا، جس کے بارے میں باس کو پتہ چل گیا تھا، اور یوں وہ بیوی بچوں سے بھی اور دبئی کی نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ کیسی لگی آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجیے گا۔